लावण्या सिंह ने निशा शर्मा को सिर से पैर तक एक गहरी और परखने वाली नजर से देखा, लेकिन उसे निशा के चेहरे पर गुस्से का कोई नामो निशान नहीं दिखा। क्या तुम सच में गुस्सा नहीं हो? अगर किसी ने लावण्या के बारे में ऐसी बातें कही होती तो वह अब तक उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर चुकी होती। मैं सच में गुस्सा नहीं हूँ। निशा की आंखों में एक मुस्कान तैर गई। उन लोगों की राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अपनी पिछली जिंदगी में इंटरनेट पर लोगों की गालियां खाने और बहिष्कार किए जाने के उस भयानक दर्द और जिल्लत के मुकाबले इन चंद लड़कियों की बातें तो उसके लिए बच्चों के खेल जैसी थी। लावण्या ने माथे पर सिलवटें डालते हुए उसे देखा, मानो उसकी इस बेपरवाही से वह बहुत चिल्ला गई हो। अगर तुम ऐसे ही रही तो लोग तुम्हें दबा दबा कर मार डालेंगे। बिल्कुल, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होती तो वे सचमुच मुझे बहुत परेशान करते। निशा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भर गई थी। निशा की उन चमकती और तारीफ भरी नजरों को देखकर लावण्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झपते हुए अपनी नजरें चुराई और धीरे से खांसते हुए बोली, वह तो बस इसलिए क्योंकि तुम उन लोगों के लिए बहुत आसान शिकार हो, और इसीलिए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। निशा ने पूरी सच्चाई और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। भले ही स्कूल में लावण्या का रुतबा बहुत खौफनाक और खराब था, लेकिन असल में वह एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसके जैसी अच्छी लड़की को अब यश वर्मा जैसे धोखेबाज के जाल में और नहीं फंसना चाहिए था। वैसे सच कहूँ तो लिशा के पास मुझे नापसंद करने की एक वजह है। निशा ने अचानक कहा। ओह, क्या वजह है? यश वर्मा उसका कजिन है क्या? लावण्या ने गहरे अचरज से चीखते हुए कहा। कजिन? हाँ, उन दोनों की माँ आपस में चचेरी बहनें हैं, इसलिए उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है। निशा को भी हाल ही तक यह बात नहीं पता थी। यह जानने के बाद ही उसे समझ में आया था कि यश वर्मा जैसा लड़का भला उसके जैसी शांत और खुद में सिमटी रहने वाली लड़की के पीछे क्यों पड़ा था। असल में अगर ठीक से देखा जाए तो लिशा और निशा भी आपस में कजीन ही लगती थी, भले ही वे बहुत दूर की रिश्तेदार थी। लिशा की बुआ निशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जिसकी निशा सौतेली बेटी थी। भले ही उनके बीच कोई सीधी बातचीत नहीं होती थी और वे मुश्किल से ही कभी मिलती थी, लेकिन फिर भी निशा का वजूद उसकी बुआ की आंखों में खटकता रहता था। यह बात जानने के बाद लिशा ने अपनी बुआ की नजरों में चढ़ने के लिए निशा को परेशान करना शुरू कर दिया था। निशा की जिंदगी जितनी ज्यादा नर्क बनती, वे लोग उतनी ही ज्यादा खुश होते। वे दोनों कजिन हैं। लावण्या अभी भी इस बात से सदमे में थी। तुम मजाक कर रही हो ना? भला ऐसा मजाक करने से मुझे क्या मिलेगा? निशा ने अपनी भौहें उठाई। मुझे लगता है कि लिशा को यश के परिवार के साथ हुए उस पूरे हंगामे के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह मुझसे इतनी नफरत और दुश्मनी निकाल रही थी। असल में लिशा और उसकी सहेलियों को उस ड्रामे के बारे में रत्ती भर भी भनक नहीं थी। वे क्लास खत्म होते ही सीधे बाहर आ गई थी और उस तमाशे को नहीं देख पाई थी। निशा के प्रति लिशा की यह नफरत बहुत पुरानी थी। भले ही उन्हें आपस में टकराने के ज्यादा मौके नहीं मिले थे, उन लोगों ने तो सच में हद ही कर दी है ना? लावण्या ने गुस्से में फुफकारते हुए पूछा। यह सब यश के परिवार की गलती थी, उसकी तुम्हें दोष देने की हिम्मत कैसे हुई? और वैसे भी यश कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसने न सिर्फ तुम्हारे उधार लिए पैसे लौटाने से इनकार किया, बल्कि वह एक साथ कई लड़कियों को घुमा भी रहा था। वह सचमुच एक नंबर का घटिया और नीच इंसान है। बोलते बोलते लावण्या का गुस्सा और भी ज्यादा भड़कता जा रहा था। यश के साथ उसका रिश्ता कुछ ही समय पहले शुरू हुआ था, इसलिए उसके दिल में अभी तक उसके लिए कोई बहुत गहरी भावनाएं नहीं जगी थी। यही वजह थी कि सच्चाई सामने आते ही वह इतनी जल्दी खुद को उस रिश्ते से बाहर निकाल पाई थी। अगर वे 1 या 2 साल तक साथ रहे होते तो यश अपनी शातिर चालों से लावण्या जैसी भोली लड़की को पूरी तरह बेवकूफ बना चुका होता और उसे यह यकीन दिला देता कि वह उसके बिना जी ही नहीं सकती। हाँ, यश एक बहुत ही घटिया इंसान है, और तो और उसके वे रिश्तेदार भी कोई दूध के धुले नहीं है। निशा ने सहमति में सिर हिलाया। उस तरह के परिवार में कभी कोई अच्छा बच्चा पल ही नहीं सकता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लावण्या ने पूरे जोश के साथ हामी भरी। लेकिन लावण्या, तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। निशा ने बड़ी चालाकी से बात को घुमाते हुए कहा। तुम्हारे माता पिता पक्का बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। निशा शर्मा की बातों ने लावण्या सिंह को चौंका दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता पक्का बहुत अच्छे इंसान होंगे। लावण्या का चेहरा उतर गया।
उसने पूछा, क्या तुमने मेरे परिवार के बारे में नहीं सुना है? सुना है, निशा ने सिर हिलाया। तो फिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? लावण्या ने पूछा। उसका चेहरा गुस्से से तन गया था। जहां तक स्कूल के छात्रों को पता था, लावण्या सिंह के पिता एक गैंग के लीडर बाहुबली थे। एक ऐसे इंसान जिनसे पंगा लेना मौत को दावत देने जैसा था। क्या निशा उसके माता पिता को अच्छे लोग कहकर ताना मार रही थी? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? निशा ने उसे एक बहुत ही प्यारी और समझदारी भरी मुस्कान दी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने ऐसी बेतुकी अफवाहों का सामना नहीं किया है। अभी कुछ देर पहले ही मुझे मनहूस कहा गया था, याद है? अपनी पिछली जिंदगी में निशा शर्मा ने भी सिंह परिवार के बारे में कही जाने वाली इन बातों पर यकीन कर लिया था। आखिरकार लावण्या सिंह दिखने में बहुत खूंखार लगती थी। हालांकि इस बार वो इतनी बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। तुम एक बहुत ही प्यारी बच्ची हो जो अपने दोस्तों के लिए पूरी तरह वफादार है, इसलिए तुम्हारे माता पिता भी पक्का बहुत अच्छे लोग होंगे। और जहाँ तक अफवाहों का सवाल है, मुझे यकीन है कि लोगों को असलियत का कोई अंदाजा नहीं है। वे नहीं जानते कि वे क्या बकवास कर रहे हैं। निशा की उस सच्ची नजर और इतने उत्साह भरे शब्दों को सुनकर लावण्या के गाल शर्म से लाल हो गए। तुम मैं प्यारी कैसे हो सकती हूँ? यह पहली बार था जब किसी ने उसे प्यारा कहा था, जिससे लावण्या हकलाने लगी। फिर भी उसे अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, मानो वह किसी गर्म पानी के टब में बैठी हो। यह बहुत ही सुकून देने वाला एहसास था। तुम सचमुच बहुत प्यारी हो, निशा ने जोर देते हुए कहा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, एक बार जब तुम अपना थोड़ा वजन कम कर लोगी तो तुम बेहद खूबसूरत लगोगी। निशा अपनी पिछली जिंदगी में लावण्या की माँ से मिल चुकी थी और वह सचमुच एक बेहद खूबसूरत औरत थी। यह बड़े दुख की बात थी कि लावण्या का वजन इतना ज्यादा था कि उसके चेहरे के असली नैन नक्श भी ठीक से दिखाई नहीं देते थे। सच में? लावण्या ने पूछा। उसका चेहरा अभी भी शर्म से लाल था। जहाँ तक लड़कियों की बात है, अपने ही जैसी किसी दूसरी लड़की से मिली तारीफ दुनिया में किसी और से मिली तारीफ से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है, खासकर निशा जैसी खूबसूरत लड़की से। निशा द्वारा उसे खूबसूरत बुलाए जाने पर लावण्या को जो खुशी मिली, उसने उसे मानो सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ठीक है, चलो अब जल्दी से वापस चलते हैं। मैं आज रात ही तुम्हें इसके नतीजे दिखाऊंगी। निशा ने लावण्या का हाथ पकड़ा और उन्होंने जल्द ही नहाने का टब बेचने वाली एक दुकान ढूंढ ली। पैसे चुकाने के बाद उन्होंने दुकान के मालिक से टब को सीधे घर भिजवाने के लिए कहा और तब जाकर वे दोनों कमर्शियल स्ट्रीट से बाहर निकली। घर पहुंचते ही निशा ने कुछ जड़ी बूटियां तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत जल्द ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगता है कि हमारा बाथ टब आ गया है, निशा ने अंदर से आवाज लगाई। हालांकि जब उसने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई। आप लोग कौन हैं? उसके सामने सूट पहने हुए दो नौजवान आदमी खड़े थे और उन दोनों के हाथों में टिफिन बॉक्स थे। नमस्ते मिस शर्मा, हम यहाँ आपके लिए खाना लेकर आए हैं। उन दोनों ने बहुत ही अदब और सम्मान के साथ जवाब दिया। उन्होंने उस छोटे और घुंघले कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाने की अपनी इच्छा को किसी तरह दबा रखा था। खाना लेकर आए हैं? लावण्या उनके पास आई। वाह, भला खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉयज ने इतने फॉर्मल कपड़े पहनना कब से शुरू कर दिया? उनके पहनावे से वे किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के कर्मचारी लग रहे थे। क्या आजकल सारे डिलीवरी वाले ऐसे ही कपड़े पहनते थे? खुद को खाना पहुंचाने वाले समझे जाने पर भी उन दोनों को जरा भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप लोगों को यहाँ किसने भेजा? निशा अपनी जगह से नहीं हिली। हालांकि उसके दिमाग में पहले से ही एक नाम आ चुका था। हमें मिस्टर ओबरॉय ने यहाँ भेजा, बिल्कुल जैसा उसने सोचा था। निशा कुछ देर खामोश रही और आखिरकार उसने सिर हिलाया। ठीक है, फिर अंदर आ जाइए। जी बिल्कुल। उन दोनों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा मानो हवा में फैली हुई वह सारी सख्ती और तनाव गायब हो गया हो। अब वे बहुत ज्यादा सुकून महसूस कर रहे थे। जब लावण्य ने उन्हें टिफिन बॉक्स खोलते हुए देखा, जिसके अंदर बेहद शानदार और महंगे पकवान रखे थे, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, यह तो बहुत ज्यादा है। क्या आप लोग सूरों को खाना खिला रहे हैं? उस खाने की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उससे कम से कम 4 से 5 लोगों का पेट आसानी से भर सकता था। अपने खाने का आनंद लीजिए। टिफिन बॉक्स को ठीक से मेज पर रखने के बाद उन दोनों ने सम्मान में हल्का सा सिर झुकाया और जल्दी से वहां से निकल गए। टिफिन बॉक्स पर चिपके स्टिकर पर रेस्टोरेंट का नाम देखकर लावण्या सिंह और भी ज्यादा हैरान रहेगी। यह तो द रॉयल दावत का खाना है।
उसने गहरी हैरानी के साथ कहा। इसकी कीमत कम से कम कई हजार रुपये होगी। द रॉयल दावत एक बहुत ही मशहूर और महंगा रेस्टोरेंट था। उनके पकवान बेहद लजीज होते थे, लेकिन उनकी कीमतें आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर थी। लावण्या को इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद था, लेकिन भला कोई निशा शर्मा को इतना महंगा खाना क्यों भिजवाएगा। लावण्या निशा की जिंदगी की कहानी अच्छी तरह जानती थी। भले ही उसे पहले ना पता हो, लेकिन निशा की बातों के बाद उसे सब समझ आ गया था। निशा के माता पिता उससे प्यार नहीं करते थे, इसलिए वह अकेली रहती थी और अपना गुजारा करने के लिए खुद ही कमाती थी। ऐसे हालात में भला निशा इतना महंगा खाना कैसे खरीद सकती थी। यह एक बहुत ही अमीर मरीज ने भेजा है, जिसकी मैंने पहले कभी मदद की थी। निशा ने अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल सामान्य रखते हुए सफाई दी। उसने पूरी तरह से झूठ भी नहीं बोला था। विक्रम ओबरॉय सचमुच एक ऐसा मरीज था जिसकी उसने एक बार जान बचाई थी। वाह, इतने अमीर। लावण्या की आंखें अचरज से फैल गई। उन्हें क्या बीमारी थी? तुम यह बात किसी को नहीं बता सकती। निशा ने अचानक एक रहस्यमय अंदाज में उसे चेतावनी दी। मैं इधर उधर बातें फैलाने वाले में से नहीं हूँ। लावण्या ने अपनी छाती थपथपाते हुए भरोसा दिलाया। वह मर्दों की सबसे असहनीय और शर्मनाक बीमारी थी। मर्दों की बीमारी? ना, नामर्दी। लावण्या ने जोर से सांस खींची और हड़बड़ाहट में अपना मुंह ढक लिया। किसी को मत बताना। निशा ने अपनी बात दोहराई। ठीक है, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। लावण्या ने जल्दी से सिर हिलाया। मिस्टर ओबरॉय नाम के उस अमीर आदमी के लिए उसके दिल में गहरी हमदर्दी पैदा हो गई थी। एक मर्द होने के नाते अगर उसकी मर्दानगी में ही कोई खोट आ जाए तो क्या वह फिर भी एक मर्द कहलाने लायक रह जाता है? अब वह कैसे है? उसने गहरी चिंता के साथ पूछा। अब वह बिल्कुल ठीक है, जाहिर है। निशा ने अपना सीना थपथपाते हुए कहा। जैसे ही मैंने एक एक्सपर्ट की तरह उनका इलाज किया, उनकी सारी परेशानियां छूमंतर हो गई। लावण्या ने उसकी ओर अचरज और थोड़ी सी तारीफ भरी नजरों से देखा। यह तो कमाल है। बिल्कुल, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी परेशानी तो उसके सामने बहुत छोटी सी है। यह सुनकर लावण्या का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? उसने बेताबी से पूछा। पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। निशा ने लंच में सिर्फ एक छोटा सा ब्रेड रोल ही खाया था, इसलिए वह भूख से तड़प रही थी। और जब इतना शानदार खाना सामने ही रखा हो तो भला उसे क्यों न खाया जाए। ठीक है, चलो खाते हैं। लेकिन क्या मैं और भी ज्यादा मोटी नहीं हो जाऊंगी? लावण्या ने ललचाई नजरों से खाने को देखा। वह खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर उसने यह सब खा लिया तो उसका वजन पक्का और बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर तुम मोटी हो भी गई तो मैं तुम्हारा वजन कम करने में मदद करूंगी। निशा ने बर्तन निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे यकीन है। लावण्या ने सिर हिलाया। लेकिन? कोई लेकिन वेकिन नहीं, चलो टूट पड़ो। निशा नीचे बैठ गई और उसने मजे से दावत उड़ाना शुरू कर दिया। खाते खाते वह संतुष्टि से अपना सिर हिला रही थी। जाहिर सी बात थी, इतनी भारी कीमत चुकाने के अपने कुछ फायदे तो होते ही है। यह खाना सचमुच बेहद लजीज था। लावण्या का मन उस खाने को देखकर बहुत ललचा रहा था, लेकिन उसने थोड़ा सा ही खाने के बाद खुद को जबरदस्ती रोक लिया और फिर अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। निशा बचा हुआ सारा खाना चट कर चुकी थी। लावण्या तो हैरानी के मारे अपना मुंह तक बंद नहीं कर पा रही थी। यह क्या? निशा ने वह सारा खाना कैसे खा लिया? लावण्या ने सिर्फ अपने हिस्से का थोड़ा सा ही खाना खाया था और अभी भी वहां कम से कम 4-5 लोगों का खाना बचा हुआ था। लेकिन निशा, वह सब कुछ अकेले ही डकार गई। बाप रे, क्या उसका पेट कोई ब्लैक होल था? क्या क्या तुम्हारा पेट फटने वाला नहीं हो गया है? लावण्या ने उसे एक गहरी उलझन और हैरानी भरी नजरों से देखा। बिल्कुल नहीं, निशा मुस्कुराई। मैं एकदम ठीक हूँ। उसका शरीर अभी भी बहुत अच्छी हालत में नहीं था। उसे अभी भी बहुत सारे पोषण की सख्त जरूरत थी। वह भूख तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अगर मौका मिले तो वह इतना सारा खाना भी आराम से खा सकती थी। लावण्या बहुत प्रभावित हुई यह देखकर कि निशा को इतना खाने के बाद भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। खाना खत्म होने के तुरंत बाद नहाने का टब भी डिलीवर हो गया। अगली सुबह निशा शर्मा अपनी सुबह की कसरत के बाद पूरी तरह तरोताजा होकर स्कूल लौटी। जैसे ही वह स्कूल के गेट पर पहुंची, उसने लावण्या सिंह को बेहद उत्साह के साथ अपनी तरफ भागते हुए देखा। निशु! लावण्या ने निशा को कसकर गले लगा लिया। अब वह उसके पूरे नाम निशा शर्मा से सीधे प्यार भरे निशु पर आ चुकी थी। लावण्या का उत्साह शब्दों से परे था। जब वह आज सुबह उठी
तो उसने पाया कि उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे, लेकिन वह अंदर से बहुत ही शानदार और तरोताजा महसूस कर रही थी। नहाने और अपना वजन तोलने के बाद वह पूरी तरह से सन्न रह गई। सिर्फ एक ही रात में उसका वजन 1.5 किलो कम हो गया था। 1.5 किलो। वह कई दिनों तक लगातार जॉगिंग करने के बाद भी आधा किलो वजन कम नहीं कर पाती थी, लेकिन महज 20 मिनट के उस जड़ी बूटियों वाले स्नान के बाद ही उसे इतने शानदार नतीजे मिल गए थे। कल रात जब वह सो रही थी तो उसका शरीर अपने आप ही सारी गंदगी बाहर निकाल रहा था। अब वह खुद को किसी परिंदे की तरह हल्का महसूस कर रही थी। निशा शर्मा सचमुच अपना काम बहुत अच्छी तरह जानती थी। लावण्या का मन कर रहा था कि वह उसे कसकर गले लगा ले और गोल गोल घुमा दे। भले ही उसके भारी भरकम शरीर के हिसाब से 1.5 किलो वजन कम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसने उसे एक नई उम्मीद दे दी थी। वह सचमुच पतली हो सकती थी। अच्छा, इतना भी उत्साहित मत हो, तुम आगे चलकर और भी ज्यादा पतली हो जाओगी। निशा ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को थपथपाया। सुबह स्कूल में काफी छात्र मौजूद थे और वे सभी उन दोनों के बीच इस अचानक पनपी गहरी दोस्ती और प्यार को देखकर बहुत हैरान थे। निशा शर्मा और लावण्या सिंह के बीच इतनी गहरी दोस्ती कब हो गई? स्कूल के गेट पर यश वर्मा एक थके हुए और मुरझाए चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। कल उसके माता पिता को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और उन्हें कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखा जाना था। भले ही यश और कुछ दिनों की बात थी, लेकिन यश के लिए यह एक बहुत बड़ा और करारा झटका था। वह असल में बिल्कुल भी स्कूल नहीं आना चाहता था। आखिरकार यह बहुत ही शर्मनाक था, क्योंकि हर कोई इसी मामले के बारे में बात कर रहा होगा। हालांकि अगर वह स्कूल नहीं आता तो लावण्या सिंह का क्या होता? वह लावण्या को अपने हाथों से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल पहुंचते ही उसे लावण्या और निशा के बीच इतनी गहरी नजदीकियां देखने को मिलेंगी। इस नजारे ने उसे बुरी तरह घबरा दिया। कहीं निशा ने लावण्या को उनके बीच हुए उस बुरे हंगामे के बारे में तो नहीं बता दिया? अगर लावण्या को पता चल गया कि वह एक साथ कई लड़कियों को घुमा रहा था तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ग्रीन वैली हाई स्कूल की लावण्या दीदी कोई ऐसी इंसान नहीं थी जिससे पंगा लिया जा सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सब सोचते हुए वह तुरंत लावण्या को ढूंढने निकल पड़ा। अपना थोड़ा सा वजन कम होने की वजह से लावण्या बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी और उसकी नजर यश वर्मा पर पड़ी, उसके चेहरे पर अचानक एक गहरी उदासी और नफरत छा गई। लावी, यश ने अपने चेहरे पर एक गहरा और झूठा प्यार लाते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब कहने के लिए बचा ही क्या है? लावण्या ने एक भद्दे और रूखे भाव के साथ पूछा। सच कहा जाए तो वह अभी भी यश को पसंद करती थी। आखिरकार वह उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था और वह पहला लड़का था जिसने उसके पीछे आने की हिम्मत की थी, जिस वजह से वह उसके लिए और भी ज्यादा खास बन गया था। हालांकि जब उसे याद आया कि निशा ने यश की हरकतों के बारे में क्या बताया था तो उसका दिल तुरंत पत्थर का हो गया। यह कल की बात के बारे में है। उसने अपने चेहरे पर बेचारगी लाते हुए सफाई दी। कल? लावण्या का चेहरा सख्त हो गया। मुझे कल के बारे में सब पता है। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुमने जो देखा वह सच नहीं था, यश ने घबराहट में कहा। तुमने जो देखा मामला वैसा बिल्कुल नहीं था। कैसा नहीं था? लावण्या ने उसे सीधे घूरते हुए पूछा। क्या तुमने निशु के पैसे उधार नहीं लिए थे और उसे लौटाने से मुकर नहीं रहे थे? क्या तुम एक साथ कई लड़कियों को धोखा नहीं दे रहे थे? क्या तुम्हारे माता पिता ने इसी बात को लेकर स्कूल में इतना बड़ा तमाशा खड़ा नहीं किया था? मैं? यश के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। इससे पहले कि वह अपनी सफाई देना जारी रख पाता, लावण्या ने उसकी तरफ अपनी मुट्ठी तानी। मुझे बेवकूफ समझने की भूल मत करना। मैं अभी तुमसे नहीं उलझना चाहती, लेकिन अगर तुम भविष्य में कभी मेरे आसपास भी भटके तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। और फिर वह मुड़ी और वहां से चली गई। यश वर्मा बहुत ज्यादा बेचैन और घबराया हुआ था। भले ही वह लावण्या सिंह को रत्ती भर भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उससे मिलने वाले फायदों को वह किसी भी कीमत पर गवा नहीं सकता था। स्कूल में बहुत सी लड़कियां थी और यहाँ खूबसूरत या अमीर लड़कियों की भी कोई कमी नहीं थी। हालांकि जरूरी नहीं था कि वे लड़कियां उसे पसंद ही करे। उसकी शातिर चालें उन पर काम नहीं भी कर सकती थी, लेकिन लावण्या सिंह मोटी और बदसूरत थी, जिस वजह से वह पूरे स्कूल में फंसाने के लिए सबसे आसान शिकार थी। लेकिन अब जब निशा शर्मा ने लावण्या को अपनी तरफ मिला लिया था तो वह क्या करेगा? यश इतना ज्यादा परेशान और ख्यालों में खोया हुआ था कि
उसने लोगों को अपनी तरफ उंगलियां उठाते और ताने मारते हुए देखा तक नहीं। क्लासरूम में लौटने के ठीक बाद उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने उसे निकाल कर देखा तो वह लिशा का मैसेज था। यश ने मिलने के लिशा के सुझाव पर हामी भर दी थी। सुबह की क्लास खत्म होने के ठीक बाद वह छत पर गया जो उनके मिलने की सीक्रेट जगह थी। तुम्हारे और निशा शर्मा के बीच आखिर चल क्या रहा है? वहां पहुंचते ही लिशा ने एक सख्त और ठंडे चेहरे के साथ उससे सवाल करना शुरू कर दिया। मुझे क्या पता उस नीच लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। यश ने भी उतने ही गुस्से और जल्लाहट के साथ चिल्लाकर जवाब दिया। पिछले 2 दिनों में उसे जो भी मुसीबतें और जिल्लत सहनी पड़ी थी वह सब सिर्फ और सिर्फ निशा शर्मा की मेहरबानी थी। उसकी इज्जत बुरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी और उसके माता पिता को हिरासत में रखा गया था। और तो और उन्हें पूरे 20,000 रुपये भी चुकाने पड़े थे, जबकि उसने सिर्फ 10,000 रुपये ही उधार लिए थे। और इन सबसे बड़ी बात, निशा शर्मा ने लावण्या सिंह के साथ एक बहुत ही मजबूत रिश्ता बना लिया था। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? अचानक यह सब इतना कैसे बिगड़ गया? निशा को यश वर्मा के साथ हुए उस पूरे हंगामे के बारे में आज सुबह स्कूल पहुंचने के बाद ही पता चला था। इस खबर ने उसे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था। जाहिर तौर पर यश वर्मा और निशा शर्मा एक कपल थे, तो फिर मामला इतना बुरा कैसे हो गया? बिल्कुल, निशा को यश वर्मा और निशा शर्मा के रिश्ते के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था। आखिरकार उन दोनों को एक साथ लाने में उसने खुद भी तो बहुत मेहनत की थी। यश वर्मा के साथ रिश्ते में आने के बाद निशा शर्मा को अपना गुजारा करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत खाली समय बचता था वह भी उसे यश के साथ बिताना पड़ता था, जिससे उसके पास पढ़ाई के लिए और भी कम समय बचता था। सीधे शब्दों में कहे तो निशा शर्मा की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जाएगी। कम से कम निशा का मकसद तो यही था। भला किसने सोचा होगा कि सिर्फ एक ही दिन में पासा इतनी बुरी तरह पलट जाएगा। अब जिसे सबके सामने बेइज्जत होना पड़ रहा था वह यश था, और साथ में उसके वे अजीबो गरीब माता पिता भी। मुझे कैसे पता होगा? यश ने अपना सिर पीटते हुए कहा। कल वह अचानक मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी और यहाँ तक कि उसने मुझसे अपने पैसे भी वापस मांगे, और तो और उसने मुझे बुरी तरह पीटा भी। तुम्हें पीटा? लिशा ने गहरी अचरज के साथ पूछा। भला उसने ऐसा कैसे कर लिया? मुझे नहीं पता कि उस चुड़ैल में अचानक इतनी ताकत कहाँ से आ गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाद में उसने मुझे पीटने की बात से साफ मुकर भी गई। जब यश ने उस बुरे हादसे को याद किया तो उसे अपने सीने में वह दम घोटू और भारीपन का एहसास और भी तेज होता हुआ महसूस हुआ। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसे किसी ने इतनी बुरी तरह पीटा था, और अंत में किसी ने उसकी बात पर यकीन तक नहीं किया। उसमें इतनी ताकत आ गई है। निशा भी बुरी तरह से सन्न थी। निशा शर्मा तो हमेशा से ही दूसरों के लिए एक बहुत ही आसान शिकार रही थी। इतने कम समय में वह एक बिल्कुल अलग इंसान कैसे बन सकती है? जैसे ही निशा को याद आया कि कल निशा शर्मा ने किस तरह उससे बहस की थी तो उसे सारी बात समझ में आ गई। निशा शर्मा आजकल लावण्या सिंह की बहुत चापलूसी कर रही है। क्या तुम्हें इस बात का पता है? पक्का यह लावण्या सिंह ही होगी जिसने निशा को इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास दिया होगा। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है, यश ने गहरी चिंता के साथ कहा। और उसने तो लावण्या सिंह को मेरे बारे में बहुत सी घटिया बातें भी बता दी है। उसने क्या कहा? लावण्या को भी यह पता चल चुका है कि मैं एक साथ कई लड़कियों को घुमा रहा हूँ। यश का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ चुका था। क्या? लिशा ने हड़बड़ाते हुए पूछा। अपने माथे पर सिलवटे डालते हुए उसने आगे पूछा। यह जानने के बाद लावण्या सिंह का क्या रिएक्शन था? उसने मुझसे कहा है कि मैं अब उसके आसपास भी न भटकूं, वरना वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बात करते करते यश के कंधे झुक गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? वह लावण्या सिंह और उस दौलत को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था जो लावण्या के साथ उसे मिलने वाली थी। क्या उसने तुम्हें मारा या गालियां दी? लिशा ने पूछा। नहीं, यश ने इनकार में सिर हिलाया। लिशा की आंखें अचानक चमक उठी और वह खुशी से चीखते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो इस मामले को सुलझाना बहुत ही आसान है। सुलझाना आसान है? यश वर्मा ने शक और थोड़ी सी नाराजगी के साथ उसकी तरफ देखा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब इसे सुलझाना कैसे आसान हो सकता है? क्या तुम बेवकूफ हो? लिशा ने उसे डांटते हुए कहा। तुम कोई लड़की नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जानती हूँ अगर लावण्या सिंह ने ऐसा बर्ताव किया है तो इसका मतलब है कि उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। सच में? यश ने पहले से भी ज्यादा उलझन में पड़ते हुए पूछा।
अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कुछ न होता तो वह अब तक तुम्हें सबक सिखाने के लिए किसी न किसी को जरूर भेज चुकी होती, लिशा ने समझाया। इसलिए अभी भी बाजी पलटने का एक मौका बाकी है। उसकी बातें सुनकर यश को भी अक्ल आ गई और उसका चेहरा अचरज और खुशी से चमक उठा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हालांकि वह लावण्या सिंह को पसंद नहीं करता था और उसे लगता था कि वह बहुत मोटी और घिनौनी है, लेकिन फिर भी वह उसके स्वभाव को अच्छी तरह समझता था। वह जानता था कि लावण्या असल में काफी दयालु और नर्म दिल की है। सच कहा जाए तो वह इतनी खूंखार और बुरी बिल्कुल नहीं थी जितना लोग उसके बारे में बताते थे। इसलिए उसे बस इसी बात का फायदा उठाना था और चीजें फिर से उसके हक में हो सकती थी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? यश ने एक बार फिर परेशानी में पड़ते हुए पूछा। यह बहुत आसान है। लिशा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। हम एक नकली हीरो का नाटक रच सकते हैं। एक नकली हीरो का नाटक? हाँ। लिशा बहुत रोमांचित थी। अगर तुम उसे किसी खतरे से बचाते हो तो वह पक्का तुम्हारे साथ रहने की जिद पकड़ लेगी। एक बार जब वह फिर से तुम्हारे प्यार में पागल होगी तो वह निशा शर्मा की बातों को रत्ती भर भी सीरियस नहीं लेगी। लिशा खुद एक लड़की थी, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि कुछ लड़कियां प्यार में पड़ने के बाद पूरी तरह अंधी हो जाती हैं। उस वक्त बाहरी दुनिया की कोई भी बात उन पर असर नहीं डाल सकती, लेकिन उसे कैसा खतरा हो सकता है? यश अभी भी बेबस लग रहा था। यह मत भूलो कि वह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। लावण्या सिंह की शारीरिक ताकत को किनारे भी रख दे तो उसका भारी भरकम शरीर ही इतना विशाल था। भला कौन इतना बड़ा बेवकूफ होगा जो उस पर हाथ उठाने की भी जरूरत करेगा? तुम बेवकूफ हो क्या? लिशा ने जल्लाते हुए पूछा। क्या तुम खुद कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते? वह यश हिचकिचाया। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। लावण्या सिंह के पिता उनके इलाके के एक जाने माने बाहुबली थे, तो भला कौन उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? अरे छोड़ो भी, सिंह परिवार कितना ही ताकतवर हो सकता है, वे कोई अजय थोड़ी है। लिशा ने नफरत और तिरस्कार से कहा। भले ही सिंह परिवार का बहुत नाम था, लेकिन इस दुनिया में असली रुतबा और ताकत हासिल करने के लिए उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। यह तो बस इसलिए था क्योंकि यह इलाका कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए सिंह परिवार यहाँ इतनी मनमानी कर पाता था। भले ही वे अजय न हो, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। यश ने अपने माथे पर गहरी श्रीवटें डालते हुए बहस की। हमें यहाँ ऐसा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लिशा ने उसे घृणा से देखते हुए पलट कर जवाब दिया। अगर हमें यहाँ लोग नहीं मिल सकते तो हम कहीं और से लोग ढूंढ लाएंगे। कहाँ से? अगर हमें अपने इलाके में लोग नहीं मिल सकते तो हम दूसरे इलाकों में जा सकते हैं। सिंह परिवार का हर जगह तो इतना दबदबा नहीं हो सकता, है ना? लिशा के इस पूरे आत्मविश्वास वाले अंदाज को देखकर यश ने एक बार फिर राहत की सांस ली। इस मामले पर चर्चा करने और अपना अगला कदम तय करने के बाद वे दोनों अपनी क्लासेस के लिए नीचे चले गए। अपनी क्लास में वापस जाते समय लिशा दूसरी कक्षा की तीसरी क्लास के पास से गुजरी और उसकी नजर निशा शर्मा पर पड़ गई। वह खुद को एक कुटिल मुस्कान देने से नहीं रोक पाई। एक बार जब वे लावण्या सिंह का भरोसा फिर से जीत लेंगे तो निशा शर्मा अपना सारा सहारा खो देगी और तब वह देखेगी कि क्या निशा शर्मा अपना यह घमंड बरकरार रख पाती है। जैसे ही उसे कल लावण्या सिंह द्वारा मारा गया वह थप्पड़ याद आया तो लिशा अंदर ही अंदर और भी ज्यादा शर्मिंदगी और गुस्से से भर उठी। और यह सब सिर्फ और सिर्फ निशा शर्मा की वजह से हुआ था। तभी इत्तेफाक से निशा शर्मा ने ऊपर देखा और उसकी नजर लिशा की उन नफरत भरी आंखों से टकराई और निशा ने उसे देखकर एक बहुत ही चमकदार और शातिर मुस्कान बिखेरी। निशा की इस अचानक दी गई मुस्कान ने लिशा को बुरी तरह से चौंका दिया और वह बुरी तरह हड़बड़ा गई। निशा शर्मा की उस चमकदार और शातिर मुस्कान ने लिशा को बुरी तरह चौंका दिया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए एक घमंड भरी मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया। निशा ने अपनी भौहें उठाई। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, खिड़की के पास एक चिड़िया आ बैठी। बहुत ही जल्द उस चिड़िया की चहचहाहट से वहां समझ गई कि लिशा इतनी घमंड से क्यों मुस्कुरा रही थी। यह सोचकर उसने लिशा की ओर एक व्यंग्यात्मक और उकसाने वाली मुस्कान फेंकी और अपने ही चेहरे को हल्के से थपथपाया। लिशा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती टीचर क्लास में आ गए, इसलिए उसे मजबूरी और भारी मन से अपनी क्लास में वापस लौटना पड़ा। जब लिशा अपनी सीट पर बैठी और निशा शर्मा के उस उकसावे के बारे में सोचा तो उसका चेहरा और भी ज्यादा उदास और गुस्से से भर गया। क्या हुआ? शनाया शर्मा ने धीमी आवाज में पूछा। कुछ नहीं,
उसने इनकार में सिर हिलाया। मैं बस कुछ सोच रही थी। बस तुम ठीक होनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। शनाया शर्मा की उस बेहद मीठी मुस्कान और शालीन अंदाज को देखकर लिशा के दिल में निशा के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। शनाया सबसे बेहतरीन स्टार बनने लायक थी, जबकि निशा शर्मा एक अनाथ और कूड़े के समान थी, जिसके लिए किसी अंधेरे कोने में छिपे रहना ही बेहतर था। बाहर खिड़की के पास कुछ और चिड़िया आ गई, जो बहुत ही जोर जोर से और खुशी से चहचहा रही थी। निशा खिड़की के पास ही बैठी थी। जब उसने अपना हाथ बाहर निकालकर उसे हवा में लहराया तो सारी चिड़िया फुर्र से उड़ गई। आज ये चिड़िया इतनी खुश क्यों है? तरुण ने गहरी उलझन में पड़ते हुए पूछा। यहाँ आमतौर पर बहुत सी चिड़िया होती थी, लेकिन आज वे कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रही थी, मानो उनका चहचहाना कभी रुकेगा ही नहीं। हो सकता है कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो। निशा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। आज मौसम बहुत सुहावना है ना? तरुणी ने उसकी ओर एक शक भरी नजर से देखा। उसे इन दोनों बातों के बीच का कोई तालमेल समझ नहीं आ रहा था। हालांकि उसके पास इस बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। अगले दिन उनके मासिक टेस्ट थे और उनका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए था। इस बीच निशा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी नजरें ब्लैक बोर्ड पर टिकी थी। अभी कुछ देर पहले उसने लिशा को छत की तरफ जाते देखा था और यश वर्मा भी उसके ठीक पीछे पीछे जा रहा था। इसलिए उसने इन चिड़ियों को उन पर नजर रखने के लिए कहा था। हालांकि इन चिड़ियों का दिमाग बहुत छोटा होता है और वे ज्यादा बातें याद नहीं रख सकती, लेकिन निशा ने उनकी बातों से तुरंत उस पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ ली थी। मुसीबत में फंसे एक बेचारी लड़की को बचाने वाला एक हीरो। हाँ, जैसे उनमें सचमुच किसी हीरो जैसी कोई काबिलियत हो। हालांकि निशा को यह तो पता था कि वे इतनी आसानी से लावण्या सिंह का पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी घटिया और बेवकूफाना चाले चलेंगे। अगर वे कोई खेल खेलना ही चाहते थे तो वह यह पक्का करेगी कि यह खेल बहुत ही शानदार हो। वह उन्हें अपना कर्तव्य दिखाने का पूरा मौका देगी। अपनी इस पूरी योजना को दिमाग में सेट करने के बाद उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। अगले दिन मासिक परीक्षा थी और क्लास के टॉप 3 छात्रों को स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। पहले निशा पढ़ाई में कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने कभी स्कॉलरशिप के बारे में सोचा भी नहीं था। हालांकि अब यह स्कॉलरशिप उसी की होगी। निशा ने अपने चेहरे के भाव बदलने से भी ज्यादा तेजी से अपनी किताबों के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। तरुण का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था, फिर भी उसकी नजर निशा की इन अजीब हरकतों पर पड़ी ही गई। क्या वह सच में किताब पढ़ रही थी या सिर्फ पन्ने पलट? कल मासिक परीक्षा है। तरुण खुद को यह कहने से नहीं रोक पाया। मैं जानती हूँ, मैं अभी बस रिवीजन कर रही हूँ। निशा ने एक बेहद गंभीर चेहरा बनाते हुए जवाब दिया। तरुण के पास गहरी उलझन में खामोश रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ठीक है, उसे जो मन आए वो करे। बहुत जल्द दोपहर हो गई। निशा को लावण्या सिंह का एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि उसे पहले कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए वह बाद में उसके घर आ जाएगी। उसे निशा के घर का पता पहले से ही मालूम था, इसलिए वह बाद में खुद आ सकती थी। निशा ने एक सातिर और शरारती मुस्कान के साथ ठीक है लिखकर जवाब दिया। फिर उसने चिड़ियों के बताए हुए रास्ते का पीछा किया और उस जगह की तरफ निकल पड़ी जहां वह नकली हीरो उस बेचारी लड़की को बचाने वाला था। असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला था। यह स्कूल के ठीक पीछे वाली एक पतली सी गली थी और स्कूल के मुख्य दरवाजे पर होने वाली चहल पहल और भीड़ भाड़ के बिल्कुल उलट। यहाँ से बहुत कम ही लोग गुजरते थे। आमतौर पर इस इलाके में गुंडे मवाली या आवारा लड़के आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए छात्र इस तरफ आने से हमेशा कतराते थे। यह वही जगह थी जहाँ लावण्या सिंह अक्सर अपने मसले सुलझाया करती थी, इसलिए उसे यहाँ खड़े होने में बिल्कुल भी डर या घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ कुछ देर इंतजार करने के बाद ही कुछ अनजान और खूंखार आदमी उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। क्या तुम बाहुबली बलवंत सिंह की बेटी हो? उनके लीडर एक लटकी हुई पलकों और खुखार चेहरे वाले आदमी ने उसकी ओर एक बेहद गंदी और खतरनाक नियत से देखते हुए पूछा। तुम लोग कौन हो? इन हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े आदमियों को देखकर लावण्या अंदर से सहम गई। फिर भी उसने खुद को चौकन्ना रखते हुए पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? वह उनसे सवाल करते हुए लगातार आसपास नजरें दौड़ा रही थी ताकि वहां से बच निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। कुछ खास नहीं, हम तो बस तुमसे थोड़ी बातचीत करना चाहते थे। उस आदमी ने एक बेहद भद्दी और खौफनाक मुस्कान दी और उसके बगल में खड़ी बाकी आदमी भी शातिर अंदाज में मुस्कुराने लगे। उनकी उन खौफनाक मुस्कानों को देखकर लावण्या का दिल और भी ज्यादा भारी हो गया।
अगर उसके पिता का नाम और रुतबा जानने के बाद भी इन लोगों की उसे छूने की हिम्मत हो रही थी, तो इसका सीधा सा मतलब था कि यह कोई आम गुंडागर्दी नहीं थी और यहाँ से बच निकलना इतना आसान नहीं होगा। अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मेरे पिता तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह उन पर जोर से चिल्लाई। भले ही उसने थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े की तकनीकें सीखी हुई थी, लेकिन आखिरकार वह एक लड़की ही थी और इन दरिंदों से अकेले निपटना उसके लिए मुमकिन नहीं था। तो फिर जाओ, अपने बाप को बुला लाओ जो हमें रोक सके। उस आदमी ने ताना मारते हुए अपना हाथ हवा में लहराया, जिसके बाद उसके साथियों ने तुरंत आगे बढ़कर लावण्या को चारों तरफ से घेर लिया। लावण्या ने बिना एक पल गवाए तेजी से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की। पकड़ो इसे। अपने पीछे आती उन भारी कदमों की आवाज सुनकर लावण्या का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसके भारी भरकम शरीर की वजह से उसके लिए भागना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ ही पलों में उसे पकड़ लिया। ए बेवकूफ मोटी, अब भाग क्यों नहीं रही? उनके लीडर ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। बस चुपचाप हमारी बात मान ले, हम तेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। आह! तभी उनके ठीक पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी और कोई एक मोटा सा डंडा हवा में लहराते हुए उनकी तरफ झपटा। लावी, भागो यहाँ से! यश वर्मा ने डंडे को अंधाधुंध हवा में घुमाते हुए और जोर से चिल्लाते हुए कहा। अरे यार, यह छोकरा कहाँ से टपक पड़ा? पकड़ो साले को! लीडर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने जोर से चिल्लाकर हुक्म दिया। हाँ भाई! बाकी आदमियों ने चिल्लाते हुए यश वर्मा की तरफ छलांग लगा दी। नहीं! लावण्या की आंखें फटी की फटी रह गई और वह इस खौफनाक नजारे को डर से कांपते हुए देखने लगी। वह आगे बढ़कर यश को बचाना चाहती थी, लेकिन उन गुंडों ने उसे वही रोक दिया। मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वे बस 2 मिनट में यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। यश जोर जोर से चिल्ला रहा था और उन्हें रोकने के लिए लगातार डंडा हवा में लहरा रहा था। इस छोकरे को क्या बीमारी है? बड़ा हीरो बन रहा है, मारो साले को! बॉस ने हुक्म दिया। बाकी गुंडे यश पर टूट पड़े। उन्होंने उसके हाथ से डंडा छीन लिया और उसे जमीन पर गिराकर कई जोरदार लात घुसे मारे। आह! यश को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। वह दर्द से बार बार चीख रहा था, लेकिन फिर भी वह लावण्या को वहां से भगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लावी, भागो यहाँ से! गुस्से और बेबसी के मारे लावण्या की आंखें फटने वाली हो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब वह इसी कशमकश में थी, तभी पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी, जो हर पल उनके और भी करीब आती जा रही थी। और ये धत तेरेगी, इस छोकरे ने सच में पुलिस को बुला लिया है! लीडर ने जल्लाहट में चिल्ला कर कहा। तू तो सच में बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। अपना सिर झटकते हुए उसने अपना हाथ हवा में लहराया। चलो यहाँ से, भागो! बाकी गुंडों ने बिना एक पल की देरी किए तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और देखते ही देखते हुए उस गली से गायब हो गए। उन्हें वहां से जाता देखकर लावण्या के जोरों से धड़कते दिल को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। जमीन पर बेसुध पड़े यश वर्मा को देखकर वह तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ी। तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यश ने, जिसका पूरा चेहरा चोटों और सूजन से भरा हुआ था, एक गहरी चिंता का नाटक करते हुए कहा। क्या तुम ठीक हो? कहीं उन्होंने तुम्हें वो नहीं मारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लावण्या ने अपना सिर हिलाया। तुम इतनी बेवकूफी क्यों कर रहे थे? मैंने ही तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, यश ने एक बेहद बेबस और लाचार चेहरा बनाते हुए कहा। लेकिन मुझे तुम्हारी हिफाजत जो करनी थी। उसके इन शब्दों ने लावण्या के दिल की धड़कनों को एक बार फिर से बहुत तेज कर दिया। यश वर्मा की इन बातों ने लावण्या सिंह के दिल को छू लिया। हालांकि यह यश ही था जिसने सबसे पहले यहाँ मिलने का सुझाव दिया था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कोई खौफनाक हादसा हो जाएगा। उन लोगों का वहां आना यश की गलती नहीं थी। आखिरकार उनकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो वे उसके पिता की दुश्मनी की वजह से वहां आए थे। अगर यश वहां नहीं भी होता तब भी वे लोग उसे नुकसान पहुंचाने का कोई न कोई मौका ढूंढ ही लेते। इसके उलट यह सिर्फ और सिर्फ यश की वजह से ही मुमकिन हो पाया कि वे लोग वहां से भाग खड़े हुए। यह सोचकर यश को देखने वाली लावण्या की नजरों में एक गहरी नरमी और प्यार छा गया। लावण्या में आए इस बदलाव को देखते ही यश अंदर ही अंदर खुशी से उछल पड़ा। उसकी साजिश काम कर रही थी। क्या तुम ठीक हो? उसने एक बेहद प्यार और फिक्र भरे अंदाज में पूछा। उन्होंने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई है ना? नहीं, लावण्या ने अपना सिर हिलाया और उसे जमीन से उठने में मदद की। आह! यश ने दर्द से अपना चेहरा सिकोड़ा, लेकिन जब लावण्या ने मदद के लिए डॉक्टर को बुलाने की बात कही तो उसने अपना सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ, यह तो बस कुछ खरोचे हैं। नहीं,
यह बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाने दो। लावण्या ने यश को बहुत ही चिंता भरी नजरों से देखा। उसे डर था कि कहीं उसे कोई गहरी चोट न लगी हो। मैं सच में ठीक हूँ, यश ने सिर हिलाया। जब तक तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होगा। लावण्या एक पल के लिए रुकी। तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने कल के मामले के बारे में तो सुन ही लिया होगा। यश ने अपने चेहरे पर एक फीकी और कड़वी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ, मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल चुका है। इस मामले पर बात करते ही लावण्या का मूड थोड़ा उदास हो गया और वह सब याद आते ही उसके चेहरे पर एक गहरी चिढ़ सी आ गई। लेकिन वे सब सिर्फ अफवाहें हैं, यश ने दांत पीसते हुए जोर देकर कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि निशा शर्मा इतनी बेशर्म हो सकती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लावण्या का चेहरा उतर गया। यश ने लावण्या की इस नाराजगी को नजरअंदाज करने का नाटक किया और अपनी सफाई देनी जारी रखी। असल में पहले मेरे और निशा शर्मा के बीच काफी अच्छी बातचीत थी। क्या तुम दोनों सच में एक कपल थे? लावण्या ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए एक खतरनाक और तीखे लहजे में पूछा। उसने पहले यश और निशा के चक्कर के बारे में बहुत सुना था और यही वजह थी कि वह कल निशा शर्मा को ढूंढने गई थी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि निशा इतनी बेबाकी से इस बात से इनकार कर देगी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वह सब उन बातों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था जो उसने सुनी थी। बिल्कुल नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। यश ने तुरंत अपना सिर हिलाया। हमारे बीच बस एक छोटा सा रिश्तेदारी का नाता है। ओह, लावण्या को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यश अचानक खुद ही इस बात को मान लेगा। लिशा निशा शर्मा की रिश्तेदार थी और यश लिशा का रिश्तेदार था। सही मायनों में देखा जाए तो वे सचमुच आपस में थोड़े बहुत रिश्तेदार लगते थे। भले ही यह एक बहुत दूर का रिश्ता है, लेकिन हम सचमुच रिश्तेदार हैं। हालांकि उसे कभी भी अपने माता पिता से कोई प्यार या देखभाल नहीं मिली। वह हमेशा अकेली और सबसे अलग थलग ही रही है, इसलिए मैंने उसकी थोड़ी परवाह की थी। यश ने एक बेहद शांत और सीधे लहजे में समझाया। तो फिर उन पैसों का क्या? इस बारे में बात करते ही मेरा खून खोलने लगता है, यश ने गुस्से से भड़कते हुए कहा। असल में उसने ही मुझे वो पैसे हिफाजत से रखने के लिए दिए थे। हिफाजत से रखने के लिए? हाँ, यश ने बुरी तरह से नाराज होने का नाटक करते हुए कहा। उसने कहा था कि वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रही है, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह उन्हें खर्च न कर दे, इसलिए उसने मुझे वे पैसे संभालने के लिए थमा दिए। उसने मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दिए थे, लेकिन आखिर में उसने यह दावा कर दिया कि मैंने उससे 20,000 रुपये उधार लिए थे। इस बारे में बात करते ही यश के सीने में दर्द होने लगा। वे पूरे 20,000 रुपये थे। सिर्फ उन 20,000 रुपयों की वजह से उसके माता पिता को इतनी बुरी तरह से जलील होना पड़ा था। तो असल में यह सब हुआ था। लावण्या ने धीरे से बुदबुदाई। वह इस सफाई को सुनकर बुरी तरह से हैरान थी। मुझे आज तक नहीं पता था कि वह इस तरह से लोगों को पैसों के लिए ठगती है। वह कितनी घिनौनी है, यश ने दांत पिसते हुए जवाब दिया। तो फिर तुम्हारा और काव्या जैन का क्या चक्कर है? लावण्या ने एक बार फिर सवाल दागा। मैं, काव्या जैन और निशा शर्मा बहुत अच्छी दोस्त है और बस इसीलिए मेरी उससे थोड़ी बहुत बातचीत थी, लेकिन हम अक्सर नहीं मिलते। यश के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई, लेकिन उसने ऊपर से खुद को एकदम शांत और बेपरवाह दिखाने का नाटक किया। क्या तुम लोग सच में अक्सर एक दूसरे से नहीं मिलते? लावण्या सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में खौफनाक और शक भरा भाव था। बिल्कुल नहीं, यश वर्मा ने पूरे विश्वास के साथ अपना सिर हिलाया। काव्या जैन और निशा शर्मा बहुत अच्छी दोस्त हैं और इसी वजह से हमारी आपस में बातचीत शुरू हुई थी। उसने ठान लिया था कि वह अपनी इसी सफाई पर अड़ा रहेगा और अंत तक उनके रिश्ते से पूरी तरह इनकार करता रहेगा। अगर लावण्या सिंह काव्या जैन को ढूंढने चली भी गई, तब भी काव्या उसकी पोल नहीं खोलेगी। अगर उसने सच उगल दिया तो वे दोनों ही हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। यश वर्मा के इस पक्के और अटल रवैये को देखकर लावण्या सिंह खुद को पहले हुई बातों पर शक करने से नहीं रोक पाई। उसे पिघलता हुआ देखकर यश ने तुरंत आगे कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें हाल ही में निशा शर्मा के साथ काफी घुलते मिलते देखा है। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, कहीं वह तुम्हें भी धोखा न दे दे। वह मुझे कैसे धोखा देगी? मुझे पहले समझ नहीं आता था कि उसके माता पिता उसे पसंद क्यों नहीं करते, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। भला कोई ऐसे इंसान को कैसे पसंद कर सकता है जो ऊपर से नीचे तक सिर्फ झूठ से भरा हो? यश ने एक बेहद गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, वह तुम्हें जो भी बताए उस पर बिल्कुल यकीन मत करना। वह सचमुच बहुत चालू है। वह मुझे क्या बताएगी? खैर, पहली बात तो यह कि मैंने उससे पैसे उधार लिए थे और दूसरी वह बकवास कि मेरा किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा है। यश ने एक एक करके गिनाते हुए कहा।
और बोलते बोलते वह खुद को ही बहुत सच्चा और ईमानदार महसूस करने लगा। वह बस मुझे किसी न किसी मुसीबत में फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या सच में तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं, यश ने लगातार अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारे साथ होते हुए मैं भला किसी और के प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत मोटी और बदसूरत हूँ? तुम थोड़ी मोटी जरूर हो, यश ने सिर हिलाया। और इससे पहले कि लावण्या को गुस्सा आता, उसने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, लेकिन तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। तुम्हारे जैसी गोल मोटो लड़कियां तो बहुत ही प्यारी होती हैं। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसी ही शारीरिक बनावट वाली लड़कियां पसंद हैं। उसके इस गंभीर और सच्चे लगने वाले चेहरे को देखकर लावण्या को अपने दिल में एक हल्की सी गर्माहट और सुकून महसूस हुआ। भला कौन खुश नहीं होगा अगर कोई विपरीत लिंग का इंसान उसकी इस तरह से तारीफ करे? क्या तुम सच में मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? उसने बात पक्की करने के लिए एक बार फिर पूछा। बिल्कुल नहीं, यश ने अपना एक हाथ उठाते हुए कसम खाई। अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कोई गाड़ी टक्कर मार दे, कोई खिलौने वाली गाड़ी। उसने अपनी हिफाजत के लिए मन ही मन आगे जोड़ लिया। हालांकि उसके इन शब्दों का बिल्कुल वही असर हुआ जो वह चाहता था, और लावण्या का चेहरा काफी नर्म पड़ गया। ठीक है, मैं यकीन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, दूर से उनके करीब आते हुए कई भारी और तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उस दिशा में देखते ही उन दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। वे वही लोग थे जो कुछ देर पहले वहां आए थे, और उन सबके चेहरों पर एक खौफनाक भाव छाया हुआ था। उनका लीडर लंबे लंबे कदम भरते हुए तेजी से उनकी तरफ झपटा, और उसने यश के गाल पर एक बेहद जोरदार और करारा थप्पड़ जड़ दिया। कमीने, हम लोगों को बेवकूफ बनाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओए छोकरे! अपनी आंखों के सामने हो रहे इस पूरे तमाशे को देखकर लावण्या और यश दोनों ही बुरी तरह से सन्न रह गए। वे लोग वापस क्यों लौट आए थे? तुम लोग? इससे पहले कि यश अपनी बात पूरी कर पाता, उसे एक और करारा थप्पड़ पड़ गया। क्या तूने नहीं कहा था कि यह सिर्फ एक नाटक होगा और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा? मैं बेवकूफ जो तेरी इस बकवास पर यकीन कर बैठा। वह लीडर बहुत ही बुरी हालत में लग रहा था। उसके पूरे चेहरे पर चोटों और नीले निशानों की भरमार थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया हो, और उसके पीछे खड़े बाकी गुंडों की हालत भी उससे कुछ बेहतर नहीं थी। लीडर का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था, और वह खुद को यश का खून करने से बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। खास तौर पर तब जब उसे उन लोगों की याद आई जिनसे उनका अभी भी सामना हुआ था। एक नाटक? लावण्या ने गहरी हैरानी और फटी हुई आंखों के साथ चीखते हुए पूछा। मिस सिंह, हमें सचमुच बहुत खेद है। हमारा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। हम तो बस यहाँ एक्टिंग कर रहे थे। हमारा आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लीडर ने माफी मांगते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहा। फिर गुस्से से यश वर्मा की तरफ उंगली उठाते हुए उसने सारा सच उगल दिया। यह सब इसी का इरादा था। यह चाहता था कि हम एक नकली हीरो का नाटक रचने में इसकी मदद करें। इसने तो हमें यह यकीन भी दिलाया था कि कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इस बात की तहकीकात नहीं करेगा कि हमने क्या किया। अगर ऐसा न होता तो हमारी इतनी जरूरत कभी नहीं होती कि हम आपके साथ जरा सी भी बदतमीजी या बेअदबी कर सकें। लीडर के इन शब्दों ने लावण्या को गहरे सदमे और खौफ में जमा दिया। क्या यह सिर्फ एक नाटक था जो यश वर्मा ने इन लोगों की मदद से रचा था?